जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, यह महीना कारगिल युद्ध का महीना चल रहा है और इस कारगिल युद्ध के महीने में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हमारे सामने आई, जिसमें कारगिल के योद्धा खुद माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय रक्षा मंत्री महोदय, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय और माननीय सेना अध्यक्ष महोदय से अपनी इच्छा मृत्यु की अपील कर रहे हैं कि उन्हें कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती महोत्सव पर इच्छा मृत्यु करने की अनुमति प्रदान की जाए। तो बात करेंगे, परिचय लेंगे, कौन है, क्या समस्या है पूरी। अशोक जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका चैनल पर। अशोक जी, ऐसा क्या, कौन सी समस्या आन पड़ी कि आपने महामहिम से, रक्षा मंत्री, न्यायाधीश, सेना अध्यक्ष सभी से इच्छा मृत्यु मांग ली, वो भी कारगिल युद्ध के कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती महोत्सव पर? देखिए महेश जी, जैसे हम कारगिल युद्ध को 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कारगिल युद्ध में 25 जुलाई को अंतिम और निर्णायक युद्ध था, उसमें बम गोलियों से जख्मी होने के बाद 36 घंटे अकेला लड़ा था और 26 जुलाई को माँ भारती का तिरंगा झंडा वहाँ संपूर्ण कारगिल विजय का मैंने फहराया था और उसमें मेरे 6 साथी शहीद हुए थे, काफ़ी जख्मी हो गए थे और हम 30 आदमी थे, 500 से मुकाबला था और उनको पाकिस्तान को बुरी तरह धूल चटाई थी। 30 आदमियों का 500 से मुकाबला था, क्योंकि हम 3 तरफ से पाकिस्तान से गिर चुके थे और जिस रास्ते से चढ़े थे वहाँ उन्होंने आरटी, मोटर, बड़े हथियारों से फायरिंग करके कट ऑफ कर दिया। पीछे से हमारे को रीएनफोर्समेंट मिली नहीं थी, तो 30 थे। हमने उनको बुरी तरह पछाड़ा, चुन चुन के मारा और एक समय ऐसा आ गया महेश जी, मेरे 6 साथी शहीद हो चुके थे, ज़्यादातर जख्मी हो गए थे, गोला बारूद खत्म होने की वजह से कुछ पीछे पोजीशन ले चुके थे। हम 4 साथी, मैं, विजेंदर, ईश्वर, नसीब, उस पोस्ट पर डटे हुए थे और दुश्मन से मुकाबला कर रहे थे। नए लड़के थे और हमने संकल्प ले लिया था कि जब तक शरीर में आखिरी कतरा खून की बूंद का है और आखिरी सांस है, तब तक हम इस पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे और हम चुन चुन के दुश्मन को मार रहे थे। इसी दौरान एक गोली विजेंद्र को लगी, कनपट्टी को चीखती हुई, एक ईश्वर को लगी, जूनियर थे, मेरे को लगा सब खत्म हो गया, तो मैंने उनको नीचे भेजने की कोशिश करी, उन्होंने मना कर दिया। इसी दौरान एक गोली मेरे को लगी यहाँ कनपट्टी को चीरती हुई, कुछ देर के बाद में एक बम मेरे नज़दीक आके गिरा और जो है मेरी लेफ्ट थाई थी, इसका पूरा मांस उड़ गया, हड्डी टूट के बाहर आ गई। और उसके बाद में एक परिस्थिति ऐसी आ गई, रात को मैं अकेला रह गया और मैं दुश्मन को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। मुझे मालूम था दुश्मन बहुत ज़्यादा तादाद में है और मैं उसमें सफल रहा। और एक समय ऐसा भी आया, मेरे को लगा, मैंने देखा मेरी गोलियां खत्म होती जा रही है, मैं दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगा इनकी कैद होने से अच्छा अपने आप को गोली मार ली। तो मैं अपने आप को गोली मारने वाला था, पत्थर मेरे नज़दीक गिरने लगे, मेरा ध्यान भटक गया और थोड़ी देर बाद में वैसी परिस्थिति, वैसे ही विचार मेरे मन में आए, मैं खुद को गोली मारने वाला था। मेरे चारों तरफ मेरे जो साथियों के पार्थिव शरीर, डेड बॉडी थी, उसमें एक हिमाचल का लड़का सुरजीत, उसकी आंखों में बारूद लग गया था, उसको हौसला आ गया, वो पाकिस्तान को गालियाँ देने लगा, मेरा भी हौसला बढ़ गया और मैं उत्साह से फायर करने लगा। रात को 2-2:30 के बीच में एक सूबेदार रघुवीर साहब और हवलदार सिक्का की एक पार्टी आई, हमारा हौसला बढ़ा, उनका भी ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। सूबेदार रघुवीर साहब भी जख्मी हो गए, कई साथी जख्मी हो गए, वो पीछे पोजीशन ले गए। अब मैंने सोच लिया जो भी करना अपने दम पे करना है।
तो धीरे धीरे करके मैंने गोलियां फायरिंग कर दी। और अब 25 जुलाई की रात बीत चुकी थी, 26 जुलाई का दिन निकलने वाला था। पाकिस्तान मेरी तरफ बढ़ रहा था, तो मेरे को ध्यान आया 4 ग्रेनेड 2 मैंने दुश्मन को फेंक दिए थे। 2 की पिन निकाल कर हाथ में ले लिया और यही सोच लिया खुद भी मरूंगा, इनको भी लेके मरूंगा। और वो पूरी रात निकल गई, पूरी न सुबह हो गया। तो मैं इंतज़ार करने लगा इंडिया की तरफ से मदद आएगी। शायद इंडिया ने सोचा पोस्ट पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने सोचा इंडिया पे, दोनों देश वहीं फायर कर रहे थे। कुछ देर के बाद में फायरिंग बंद हो गया। मेरे 4 साथी राजेंद्र, नरेंद्र पूनिया, यूसुफ और राजकुमार डेड बॉडियाँ उठानी थी, वो आए। वो जो अंधा लड़का मैंने बताया था सुरजीत, उसको लेके चलने लगे। मेरे हाथ में ग्रेनेड थे, मेरा दिमाग काम कर रहा था, हाथ काम करना छोड़ दिए थे। मैंने भी हिम्मत करके आवाज़ लगाई, मैं जिंदा हूँ, मेरी तरफ दौड़े। उन्होंने मेरे को पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद में मेरे शरीर में सेंस आया और ग्रेनेड हमने पाकिस्तान की तरफ ड्रॉप कर दी, धमाका आया। फिर वो मेरे को लेके चलने लगे। हमने पहले विजय पताका पर आई, वहाँ बोला कि हाँ विजय पताका पर आओ। उसके बाद वो मेरे को और सुरजीत को लेके चले थे, तो पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दिया और एक बम सुरजीत के सिर पर गिरा दिया और वो मेरे साइड में आकर गिर गया और उसका आधा सिर अलग हो गया, टुकड़े हो गया। और जो 4 साथी लेने आए थे, 2 में से भी जख्मी हो गए। उन्होंने जैसे तैसे करके 2 साथियों ने मेरे को पहाड़ी के नीचे ले गए, यहाँ तक कि मेरे को स्ट्रेचर में बांध के वो ला रहे थे, तक प्लेन एरिया आ गया। 26 जुलाई की अब शाम हो चुकी थी, तो पाकिस्तान ने वहाँ भी बम्बारमेंट कर दी। तो वो साथी स्ट्रेचर पे से रख के पोजीशन लेके बम आजू बाजू में गिरते रहे और रात हो गई। जैसे फायरिंग बंद होया, वो मेरे साथी दौड़े, बोला शायद ये जा लिया। मैं कहा नहीं, मैं जिंदा हूँ। बोला अब इसको यमराज भी नहीं हो सकता। यानी कि 25 जुलाई को जख्मी होने के बाद में 27 जुलाई को मेरे को पहला ट्रीटमेंट मिला। जब मेरे को श्रीनगर भेजा, 29 तारीख को मेरे को होश आया, तो मेरे घर वाले पहुंच चुके थे। मेरा घर पे एक्सपायर का टेलीग्राम जा चुका था, गांव इकट्ठा हो चुका था। फिर मेरा आर्मी के भिन्न भिन्न हॉस्पिटलों में बहुत बढ़िया अच्छा लंबा इलाज चला और 7 साल 6 महीने की सेवा के बाद मेडिकल ग्राउंड पर 11 मार्च 2001 को मेरे को सेवानिवृत्त कर दिया गया। बड़ा मान सम्मान किया। मैं गांव में आ गया। डॉक्टरों का कहना था तू कभी चल फिर नहीं पाएगा। मैंने योग किया, मेडिटेशन किया और मैं धीरे धीरे चलने लगा। फिर मेरे को आया कि फौजी आदमी कोई छोटी मोटी जॉब कर लेता हूँ। मैंने इस हरियाणा सरकार में चपरासी से लेकर तहसीलदार तक के सब इंटरव्यू क्लियर किए, टेस्ट पास की, लेकिन इतना भ्रष्टाचार था, जॉब नहीं मिली। चलो फिर भी मन में तसल्ली थी, हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार है, कोई बात नहीं, मेरी पेंशन आती, गुजारा कर लूँगा। फौजी आदमी हूँ, उठा ले नहीं रह सकता, तो मैंने अपनी ज़मीनें संभालना शुरू करी। क्योंकि मेरे दादाजी के भाई, मेरे पिताजी, चाचा ताऊ सब भारतीय सेनाओं में थे। उन्होंने 65-71 के युद्ध लड़े और हम भी सभी भाई भारतीय सेनाओं में थे। तो वो जमीन भूमाफियाओं ने कब्जा ली। कौन सी जमीन? तिगड़ाना गांव की या नहीं, नहीं नहीं, वो गुड़गांव जिले में डुम्मा गांव है, उसका नाम हरिनगर हो गया। वहाँ हमारी दादा लाई जमीन थी। मेरे दादाजी उसको लिखित कंडीशन में दे के भी हम आएंगे कभी भी ले लेंगे, उसको लिखित में छोड़ के यहाँ कोई सामाजिक ऐसी कोई व्यवस्था रही होगी तो वहाँ यहाँ तिगड़ाना में आ गए। और मेरे पिताजी वगैरह थे सभी फौज में चले गए। और मेरे पिताजी भी 71 की वार में जख्मी हुए थे, वो भी डिसेबल्ड होकर आए थे। आज ये कंडीशन है कि पिताजी और 4 भाई थे, 3 सेना में थे, एक ने संन्यास ले लिया था। तो वो 60 साल की आयु में ही उनका स्वर्गवास हो गया। 2 भाई हैं सेना से, वो डिसेबल्ड होकर आए हैं। तो मैंने इस ज़मीन के लिए प्रशासन से गुहार लगाई, भी हमारी दादा लाई ज़मीन है, हमें दी जाए। तो प्रशासन ने 2003 में हमारे नाम इंतकाल कर दिए, उसके इंतकाल कर दिए। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, भूमाफियाओं ने 2007 में अदम पैरवी उसको खारिज करा के उस पर कॉलेज वगैरह निर्माण कर लिए। कॉलेज वगैरह निर्माण कर लिए। तो मैंने राष्ट्रपति महोदय को 2006 में एप्लीकेशन लगाई, भाई हम देश के लिए लड़े, हमारी दादा लाई पुश्तैनी भूमि हमें दिलाई जाए। तो उन्होंने क्या किया, मेरे घर पे 2006 में पुलिस आती है। पुलिस आती है और मेरे को एक झूठी वारदात में फंसाने की कोशिश करती है। बोलती है आपका बाइक वारदात में था, भाई रेलवे में है। वो बाइक को लेके स्टैंड पर खड़ा करके रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जाता है ड्यूटी करने के लिए। तो पुलिस ने मेरे को उठाया, जिप्सी में बिठा कर, वो 6-7 SI वगैरह थे, रेलवे स्टेशन पर आए। स्टेशन वाले ने बताया, स्टैंड वाले ने बोला भाई ये बाइक परसों यहीं था, ये तो कहीं नहीं था, मैं जानता हूँ उसको। मैंने कहा तसल्ली होगी। फिर भी पुलिस ने क्या किया, एक रिक्शा
मंगाई, उसको बाइक को आगे रखा, मेरे को पीछे बैठाया और जैसे फिल्मों में जुलूस निकालते हैं ना सायरन बजा के, वो रेलवे स्टेशन से लेके और मेरे को सिटी थाने तक लेके गए। फिर मैंने कहा अगर आप मेरे को मुजरिम साबित कर देना, छोड़ मत देना, अगर मैं मीडिया में जाऊंगा ये वो जो भी बातें करी, तो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे छोड़ दिया। लेकिन एक किस्म से वो बेइज्जती करना था, जलीली करना था। चलो फिर भी मेरे को लगा शाम को उन्होंने, मैं गया, बोले भाई हमने तफ्तीश कर ली, आप नहीं कोई और था। उसके बाद में भी मेरे को ऐसा लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। हुड्डा सरकार ने जो वार डिसेबल सोल्जर थे बस में पास बना के दिए थे, तो मैं एक बार दिल्ली के लिए जा रहा था तो वहाँ वो कनेक्टर ने रोक दिया, बोले ऐसे पास बहुत लेके घूमते हैं। मैंने वहाँ TM GM को बताया तो उन्होंने लिखी तुम्हें माफ़ी मांगी, माँ होगी चलो कोई दुर्भाग्यवश कोई भूल। उसके बाद में एक बार मैं तिगड़ाना से आ रहा था, बारिश का मौसम था, तो वहाँ फ्लाइंग ने मेरे को रोका, मैं जी पास धक्के दे के बस से नीचे उतार दिया। तो मैं समझा यार या तो ये सिस्टम ही हमारा भ्रष्ट है या फिर मेरा कोई पीछा ही कर रहा है, मैं दोनों सूरत में ये गलत है। तो अब इस जमीन के लिए महज जी 2006 से मैं लिख रहा हूँ इतनी मेरे को, और बाद में पता चला वो जो था ना सारा सब भूमाफियाओं के इशारे पर हो रहा था। तो नहीं, कोर्ट में आप गए, जैसे कि आपके बाकी भी चैनलों पे हैं, आपने न्यूज़पेपरों में भी देखा, हमने देखा, आप कोर्ट में गए तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया उस जमीन पे? ऐसा 2003 में हमारे इंतकाल खारिज कर दिए, सॉरी 2007 में खारिज कर दी, 3 माह हो गए थे। उसके बाद में जैसे मैंने गुहार लगाई और प्रशासन से पुकार करी, अच्छा तब तक भूमाफियाओं ने अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया। 2019 में वहाँ के रजिस्ट्रार ने एक ऑर्डर पारित कर दिया, मैं बोला भाई जो ये कारगिल योद्धा है ये इसके पूर्वज इस जमीन के असली मालिक है, आप इसकी गलत खरीद फरोख्त कर रहे हो। तो जो भूमाफिया उसकी गलत खरीद फरोख्त कर रहे थे उस पर रोक लगा दी। वो उस फैसले के खिलाफ DC अमित खत्री की अदालत में गए। अमित खत्री ने भी कुछ तारीखों के बाद में उसकी जांच की, पाया अगर उस वो जमीन हमारी थी, उसने भी उसी फैसले को बरकरार रखा। उसके बाद में उन भूमाफियाओं को या तो कमिश्नर के पास जाना था या हाई कोर्ट में जाना था, लेकिन वो कहीं नहीं गए, उनको पता था अब वो झूठे हैं, फ्रॉड है। तो उन्होंने क्या किया, एक लोक अदालत का आयोजन होता है वहाँ, सिविल जज मुकेश कुमार, और गुपचुप तरीके से, हमारे को पता नहीं होता, वो एक ऑर्डर पारित करवा लेते हैं, जैसे पहले इसके इंतकाल चले आ रहे हैं ना वैसे ही करो। वो उस ऑर्डर को लेकर लोक अदालत के वहाँ रेवेन्यू विभाग में जाते हैं, लेकिन रेवेन्यू विभाग उनको क्लियर मना कर देता है। रेवेन्यू विभाग बोलता है अगर भाई ये जो कारगिल योद्धाओं की जमीन है और ये RTI से खुलासा होगा, मतलब आप सिर्फ कब्जेदारी हैं, आपको तो खरीदने बेचने का अधिकार नहीं है। तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, वो रेवेन्यू विभाग उनका उस ऑर्डर को नहीं मानता, तो वो उस रेवेन्यू विभाग के खिलाफ सिविल कोर्ट में जाते हैं, पटौदी में। सिविल कोर्ट में उसी जज के पास जाते हैं, मुकेश कुमार के पास में। हमारे को पता चल जाता है, मेरे अंकल सतवीर होते हैं, वो भी एक एप्लीकेशन लगा देते हैं, हम कहते हैं महोदय जमीन हमारी है, असली मालिक हम हैं। वो 2, 4, 5 झूठी साची तारीख देता है, हमारे को तारीख देने के बाद में 19 तारीख दे देता है। 19 तारीख को मेरे अंकल सतवीर सिंह जाते हैं, तो वो बोलता है आप तो आए नहीं, आप एक्सपार्टी हो गई। वो लज साहब हम आए क्यों नहीं, आपने 19 तारीख दी थी। वो फाइल कटवाई तो उसमें 19 तारीख पर कटिंग मिली, वहाँ उन्होंने पीछे लगा रखी थी। तो उसके बाद में जैसे बातचीत हुई, हमारे वकीलों ने करी, तो उसने 1 तारीख और दे दी। उसके बाद में मैंने और मेरे भाई के नाम से लगा दी। मेरे अंकल को तो उन्होंने वो एक्सपार्टी कर दिया, और कुछ तारीखों के बाद में मेरी वो अपील डिसमिस कर दी। अब मैंने मेरे भाई और ताई जी के नाम से लगाई हुई है। देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो हमारा जो होता है ना न्यायपालिका, ये एक आखिरी उम्मीद होती है। अगर न्यायपालिका में भी ऐसा रवैया अपनाया जाएगा तो हम कहाँ जाएं? नहीं देखो, अगर न्यायपालिका की बात करें तो अभी भिवानी का सबसे बड़ा मुद्दा था पूर्व विधायक, उसकी भी जमीन न्यायपालिका के आदेश पर छुट्टी है। कोर्ट ने डिसीजन दिया 400 करोड़ की जमीन शशि परमार जी से छुड़ा ली है ग्राम पंचायत ने। तो अगर न्यायपालिका ने आप वो जमीन आपको दी है, क्या न्याय फिर किसी ने, या फिर न्यायपालिका के पास अभी तक आप गए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में आपने अपील की? नहीं, ये इसमें तो क्लियर लिखा हुआ था कि कभी भी आकर हम ले लेंगे।
ये देखो देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ हाँ। कि भाई आपको मेरी जगह थी, मैं नहीं ले पा रहा तो मैंने कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको आपकी जमीन नहीं मिल रही फिर आप कोर्ट में क्यों नहीं गए। हम प्रॉपर चैनल चल रहे हैं। हाँ पहला हमारा काम होता है प्रशासन में। हाँ जी, प्रशासन ने लंबी लड़ाई के बाद में, एक आप बात सोचिए, मेरी दादा लाई जमीन के मेरे को विरासत के इंतकाल जमवाने में, ये साबित करने में कि मेरी जमीन है, मेरे को 22 साल लग जाते हैं। हाँ जी, 22 साल लग गए। प्रशासन ने मान लिया, रजिस्ट्रार ने रोक लगा दी, 2 डीसीओ ने मेरे पक्ष में फैसला दे दिया, 2 एसडीओ ने दे दिया, तब जाके मेरे नाम इंतकाल हो गए। हाँ जी, इंतकाल हो गए तो वो भूमाफिया जो अवैध खरीद फरोख्त कर रहे थे उस पर रोक लगा दी। और हमने प्रशासन को बार बार लिखा, मैंने राष्ट्रपति तक, डीसी से लेके तहसीलदार से लेके, अगर भई ये हमारी भूमि हमें दिलाई जाए, और उसके लिए हम प्रॉपर चैनल चल रहे हैं और ये चीज प्रशासन ने मान ली। आपकी बात सारी सही है, आप चल रहे हो, लेकिन जो भूमाफिया है वो जमीन को बिक्री कर रहा है। नहीं, अभी तो रोक लगाई हुई है। अभी रोक लगाई हुई है प्रशासन ने, तो फिर अभी उस पे कब्जे के लिए क्या बोल रहा है प्रशासन, मना कर रहा है या क्या कह रहा है। वो चीज चाह रहे हैं कि भाई कब्जा आपको क्यों नहीं दिलाया जा रहा। कब्जा इसलिए नहीं दिलाया जा रहा, वो जो बंदा है ना बहुत बड़ा भूमाफिया है और प्रभावशाली है, उसका गढ़ी अरसरू में भी कॉलेज है और हमारी जमीन पे भी करोड़ों रुपए का उसने कॉलेज बना लिया, जबकि उसके पास कोई एनओसी नहीं, एजुकेशन विभाग की कोई सीएलयू नहीं। वो सिर्फ पैसे के दम पर, और मान लो हाई लेवल की जब जांच मांगता हूँ ना माँ, तो वो घूम फिर के फरुखनगर थाना में आ जाती है, किसी एसआई को स्मायूनित कर देते हैं, वो जैसे तैसे घुमा फिरा के कुछ ले दे के उसको दफ्तर दाखिल कर देता है। तो फिर अब आपने जो ये इच्छा मृत्यु मांगी है, इससे क्या आपके पीछे वाले परिवार को जमीन मिल जाएगी। देखिए, इच्छा मृत्यु का जो मेरा मकसद है ना, वो क्या है वो बताइए। मेरा मकसद ये है, हम फौजी देश के लिए लड़ते हैं या देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। हमारा जो परिवार होता है, खेती जमीन होती है, जो भी होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो समाज और प्रशासन के भरोसे होती है। वो उस पर ऐसे अवैध आके बैठ जाएं। और मेरे साथ ये घटना घट गई, और आप भी जानते होंगे ये हर 5 में छठी फौजी की समस्या है। बिल्कुल। और उसमें जब प्रशासन साथ नहीं दे, एक मेरी जमीन के विरासत के इंतकाल कराने में मेरे को 21 साल लग गए। मैं कब उसका कब्जा खाली कराऊंगा, कब उस जमीन को लूंगा, मेरे को तो 100 साल और लग जाएंगे। ये मैं सरकार का, प्रशासन का और जो व्यवस्था में भ्रष्ट लोग बैठे हैं उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए मैंने ये पत्र लिखा है। तो ये आपने किसको बाई पोस्ट भेजा या कैसे भेजा, किस तरीके। ये मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय रक्षा मंत्री महोदय को, नेता प्रतिपक्ष को, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय सुप्रीम कोर्ट को रजिस्टर्ड पोस्ट 2 दिन पहले की है। बिल्कुल। तो साथियों, आपने अभी सुना अशोक चौहान जी को, जो कि कारगिल युद्ध के योद्धा हैं। इन्होंने कारगिल युद्ध की घटना भी बताई, और सबसे बड़ी विडंबना की बात है, तो मैं अगर इस लेटर को मैं पढ़ पा रहा हूं तो इनके परिवार में जो इन्होंने हवाला दिया है, इनके पिताजी 16 ग्रेनेडियर से रिटायर्ड हुए, इनके चाचा जी 4 राजपूत से रिटायर्ड हुए, इनके दोनों भाई भी एएससी में नौकरी की, और 1965 और 1971 की जंग लड़ी। यानी कि फौजी का बेटा फौजी, उस परंपरा को निभाते हुए ये पिछली 3 पीढ़ियों से फौज में हैं। फिर भी एक दुर्भाग्य की बात है कि 22 साल से इनकी पैतृक जमीन पर भूमाफिया का कब्जा है, और वो भी उस समय में जिस समय में भूमाफियाओं से पुराने नेताओं जैसे के कब्जे भी तुड़वा दिए गए हैं। अगर हम हाल फिलहाल भिवानी की बात करें तो भिवानी में भी शशि परमार जी से 400 करोड़ का मामला उठा था, जबकि वो बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं और पहले एमएलए भी रह चुके हैं। फिर ऐसा कौन सा भूमाफिया अभी भी हरियाणा के अंदर है जो एक कारगिल के योद्धा की जमीन नहीं छोड़ पा रहा या प्रशासन नहीं छुड़वा पा रहा। जिस योद्धा ने कारगिल के अंदर पाकिस्तान के दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, उसने प्रशासन के आगे अपना हाथ ऊपर कर दिया है और इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है कि जिस समय पूरा देश कारगिल का रजत जयंती महोत्सव मना रहा होगा, उस समय एक कारगिल का योद्धा इच्छा मृत्यु मांगता है। इससे बड़ी शर्मनाक बात
नहीं हो सकती। प्रशासन से हम यही अपील करेंगे कि इस वाकया को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और जिसकी भी जमीन है उसको उसके हवाले किया जाए, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि आज एक कारगिल योद्धा ने इच्छा मृत्यु मांगी है, कल ऐसे ही काफी कारगिल योद्धा या कोई और शहीद परिवार खड़ा हो जाए। क्योंकि आज देश के अंदर जब कोई शहीद होता है तो पूरा देश उमड़ पड़ता है, लेकिन इस खबर के पीछे, जबकि यह खबर राष्ट्रीय मीडिया ने भी अपने चैनलों पर दिखा चुके हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अपने चैनलों पर दिखा रहा है, फिर भी इस संदर्भ में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, बड़े ही अचरज की बात है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य करें और न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा, आप सभी की क्या राय है, कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। अशोक जी, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, मैं कैमरे पे आपको दिखा दूं, ये इन्होंने एक इच्छा मृत्यु का जो लेटर दिया है वो ये है, इसको डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, ये आप देख सकते हैं। और इन्होंने, अगर मैं दिखाना चाहूं तो कोई भी पेपर ऐसा नहीं है इन्होंने अपने पेपरों की कटिंगें इंग्लिश, हिंदी, सभी पेपरों की, द ट्रिब्यून्स तक के पेपर में इन्होंने अपनी खबर निकाल रखी है फ्रंट पेज पे। अगर मैं देख पा रहा हूं तो द ट्रिब्यून की खबर ये 4 अगस्त 2014 की खबर है। फिर भी प्रशासन क्यों नहीं हरकत कर पा रहा, या ऐसी क्या मजबूरी है कि हरियाणा सरकार उस भूमाफिया से कब्जा नहीं छुटवा पा रही? क्योंकि 2 दशक से सरकार भी बदली हुई है, कांग्रेस सरकार में भी इन्होंने अपील कर ली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी अपील कर ली, सरकारें बदलती रही, लेकिन एक सैनिक का दर्द किसी से भी कम नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ फौजी न्यूज़ 24। जय हिंद, जय भारत।